हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। हम पिछली क्लास में आपको ध्यान होगा कि हम नीति शास्त्र के अंतर्गत बी पार्ट फर्स्ट फिलॉसफी के विद्यार्थियों के लिए आत्मपूर्णतावाद नामक एक सिद्धांत पर बात कर रहे थे। और निश्चित ही किसी भी टॉपिक को समझने के लिए प्रारंभ से ही बातों को देखना और सुनना चाहिए, तभी हम बात को समझ सकते हैं। मैं जो यहाँ पर आप लोगों का ध्यान दिला रहा हूँ वो इस बात की ओर है कि सबसे पहले फिलॉसफी क्या होती है ये हमें ध्यान रहना चाहिए। फिर तत्पश्चात नीति शास्त्र की हमने जो परिभाषा दी वो हमें ध्यान रहनी चाहिए, और उस परिभाषा के दायरे में हम जो बात करते हैं कि नीति शास्त्र वह मानकीय अथवा आदर्शमूलक विज्ञान है जो समाज में रहने वाले सामान्य मनुष्यों के ऐच्छिक कर्मों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिए कुछ सिद्धांत और मापदंड देता है। तो हम सिद्धांतों की बात कर रहे थे कि कौन से सिद्धांत हैं जो हमें कोई कर्म करने या ना करने के लिए प्रेरित करते हैं, या कोई मार्गदर्शन देते हैं, या क्राइटेरिया देते हैं, और उनका भी क्या आधार है, किस आधार पर उन्होंने उस सिद्धांत को मान्यता दी। और इसी श्रृंखला में मुझे ध्यान है हम बात कर चुके थे। हम एक टॉपिक पर पहुंचे थे जिसका नाम है आत्मपूर्णतावाद। और पिछली क्लास में हमने बात की थी कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, इसलिए अन्य प्राणियों के समकक्ष मानकर जैविक नियमों के आधार पर मनुष्य के कर्मों की व्याख्या नहीं की जा सकती। मनुष्य की व्याख्या करने के लिए चिंतनशील विवेकशीलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य की आत्मचेतना, विवेकशीलता, बुद्धि, ये सारी शक्तियां जो विशिष्ट रूप से मनुष्य को मिली हुई है, ये उनको पशु से अलग करती है, श्रेष्ठ भी बनाती है। और हमें भी इसी दृष्टि से मनुष्य के कर्मों पर चिंतन मनन करना चाहिए। तो आत्मपूर्णतावाद के जो समर्थक हैं हीगेल, ग्रीन और ब्रेडले, तीन प्रमुख समर्थक हैं। अन्य दार्शनिक भी फिक्टे, सेलिंग, बोसांकेत, ये 3-4 दार्शनिक और हैं, ज्यादातर इनमें जर्मनी के। तो आत्मपूर्णतावाद एक सिद्धांत है जो नैतिक नियमों के, नैतिक कर्मों के औचित्य का निर्धारण एक विशेष दृष्टिकोण से करता है। क्या विशिष्टता है इस सिद्धांत की? तो मनुष्य आत्मप्रबुद्ध और विवेकशील प्राणी है, ऐसा इस सिद्धांत में माना गया। इसलिए आत्मसिद्धि मनुष्य के जीवन का ध्येय होना चाहिए, ये भी इसमें जुड़ा हुआ है। और आत्मसिद्धि का अर्थ है बुद्धि के नियंत्रण में व्यक्ति का समग्र रूप में विकास। इसी कारण इस सिद्धांत का नाम आत्मपूर्णतावाद पड़ा। तो ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की जो विशिष्टता है कि मनुष्य बौद्धिक और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसको अपनी तमाम जितनी भी विकास की अवधारणाएं उत्पन्न करनी है या जो भी विकास करना है वो बुद्धि के नियंत्रण में ही करना चाहिए। ये इस सिद्धांत की जो प्रमुख बात है वो है। इसके जो समर्थक है वो कहते हैं कि मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों के अधिकतम विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। यह सिद्धांत मनुष्य के स्वतंत्र व्यक्तित्व और आत्मपूर्णता को महत्व देते हुए भी स्वार्थवाद से मूलतः भिन्न है, क्योंकि इसके अनुसार व्यापक सामाजिक कल्याण में ही अंततः व्यक्ति का कल्याण निहित है। तो ये व्यक्ति के विकास को, व्यक्ति के महत्व, व्यक्ति के अधिकतम विकास को जीवन का लक्ष्य मानता है और कहता है कि उसके लिए मनुष्य को प्रयत्नशील रहना चाहिए। परंतु बावजूद इसके भी हमने इस सिद्धांत को स्वार्थवाद से अलग कहा, क्योंकि ये व्यक्ति के विकास के साथ साथ सामाजिक कल्याण को भी महत्व देता है। इनका मानना है कि व्यापक सामाजिक कल्याण में ही अंततः व्यक्ति का कल्याण भी निहित है। व्यक्ति समाज से अलग तो कोई अवधारणा है नहीं, कोई चीज है नहीं, हो भी नहीं सकता। तो एक तरह से इस सिद्धांत में, जिसको हम आत्मपूर्णतावाद कह रहे हैं, इसमें स्वार्थ मूलक और परोपकार मूलक, ये जो दो प्रवृत्तियां हैं,
इन दोनों का एक स्वाभाविक समन्वय यहाँ पर दिखाई देता है। कारण भी है कि ये दोनों चीजें मनुष्य में सहज रूप से पाई जाती है, स्वार्थ की भी और परोपकार की भी। इस सिद्धांत में विवेक अथवा बुद्धि के साथ साथ इच्छाओं और भावनाओं को भी उचित महत्व देकर बुद्धिवाद एवं सुखवाद में निहित आवश्यक सत्यों को स्वीकार किया गया। अर्थात तो विवेक के नियंत्रण में स्वाभाविक इच्छाओं की तृप्ति में ही मनुष्य का वास्तविक कल्याण संभव है, ऐसा इस सिद्धांत में माना गया। तो सर्वप्रथम हम हेगेल के आत्मपूर्णतावाद को लेंगे। हेगेल एक जर्मन के दार्शनिक थे और आधुनिक दार्शनिकों में गिनती होती है। 1770 में इनका जन्म हुआ और 1861 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। फिलॉसफी ऑफ माइंड और फिलॉसफी ऑफ राइट, ये दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनके आधार पर हम इनके विचारों को समझेंगे। पहले मैं एक क्लास जो बता चुका हूं उसमें मैंने इन चीजों का जिक्र किया है, इसलिए मैं बहुत जल्द और संक्षेप में बात कर रहा हूं कि हेगेल के दर्शन की जो पहली विशेषता है यह है कि इनका ये दर्शन तत्वमीमांसा पर आधारित है। इनकी जो तत्वमीमांसा अवधारणा है, अब ये आप जरूर जानना चाहेंगे कि तत्वमीमांसा क्या होती है। तो जब कोई भी दार्शनिक सृष्टि के मूल तत्व पर चिंतन करता है कि सृष्टि किस मूल तत्व से बनी है और उस मूल तत्व का स्वरूप क्या है, जब इस तरह की चर्चा करता है तो ये तत्वमीमांसा कहलाती है। हेगेल पूर्णतः अध्यात्मवादी और बुद्धिवादी दार्शनिक है और इसलिए तत्वमीमांसीय दृष्टि से भी उन्होंने संपूर्ण विश्व में एक ही आध्यात्मिक चैतन्य तत्व को व्याप्त माना। जैसे शंकराचार्य हमारे यहाँ अद्वैत वेदांत के प्रबल प्रवर्तक हैं, उन्होंने ब्रह्म की एकमात्र सत्ता मानी जो संपूर्ण सृष्टि में है, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं, अद्वैतवाद की अवधारणा में। और वैसे ही यहाँ हेगेल जो है वो एक आध्यात्मिक चैतन्य तत्व जिसको निरपेक्ष चैतन्य आदि आदि कई कई नामों से वो पुकारते हैं, वही संसार में व्याप्त है और बुद्धि के द्वारा ही इस चैतन्य तत्व और संपूर्ण विश्व का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो चैतन्य तत्व है और चैतन्य का ज्ञान बुद्धि से ही संभव है और मनुष्य को बुद्धिशील प्राणी माना गया है। ये मनुष्य की विशिष्टता है। तो हेगेल कहते हैं कि विश्व में एक क्रमिक विकास भी है और यह जो क्रमिक विकास है यह जैविक न होकर मूलतः आध्यात्मिक है और इस संपूर्ण विश्व में एक चैतन्य तत्व व्याप्त है जिसे हेगेल ने निरपेक्ष प्रत्यय कहा। तो क्या बातें हुई? दो तीन बातें हुई। नंबर एक कि एक क्रमिक विकास की श्रृंखला है इस विश्व में, नीचे से उच्च की ओर, निम्नतम से उच्चतम की ओर विकास पाया जाता है, परंतु यह विकास आध्यात्मिक है, जड़ नहीं है, जैविक नहीं है, इसको आध्यात्मिक कहा। और ये विकास किस ओर जा रहा है? जो विकास की पराकाष्ठा है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है, जिसको हेगेल ने निरपेक्ष चैतन्य तत्व कहा, निरपेक्ष प्रत्यय कहा, उस ओर यह विकास अग्रसर है। यानी सृष्टि का जो मूल है, जो परम सत्ता है, एब्सोल्यूट जो तत्व है, उस तक विकास की बात यहाँ पर की जा रही है। तो अब हमारे लिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि हेगेल में ये निरपेक्ष प्रत्यय क्या है। तो एक बात तो ये समझना कि संपूर्ण संसार में इसकी सत्ता व्याप्त है, ऐसा हेगेल कहते हैं, और यह क्रमशः निम्न स्थिति से उच्चतर स्थिति में व्यक्त होता जाता है। यानी ये जो निरपेक्ष चैतन्य तत्व है जड़ पदार्थ में कम व्यक्त होता है और हम जड़ से फिर आगे बढ़ते हैं, पेड़ पौधे की तरफ बढ़ते हैं, फिर पशुओं की तरफ बढ़ते हैं, फिर मनुष्यत्व की ओर बढ़ते हैं, तो इसकी अभिव्यक्ति और अधिक स्पष्ट होती जाती है। तो यहाँ समझने की आवश्यकता यह है कि यह निरपेक्ष तत्व जो है इसकी सत्ता निर्जीव पदार्थों में भी है, जिन्हें हम सामान्य भाषा में जड़ या भौतिक तत्व कहते हैं। लेकिन अब अंतर किस आधार पर करते हैं? तो ये कहते हैं कि वह जो निर्जीव पदार्थों में इसकी सत्ता है वह अविकसित अवस्था में है, वहां वो दिखाई नहीं देता, प्रकट अवस्था में नहीं है। पेड़ पौधे पशु पक्षियों में ये इस तरह से पाया जाता है और कंकड़ पत्थर जिसको अपन कहते हैं। लेकिन पेड़ पौधों पशु पक्षियों और मनुष्यों में तो ये चैतन्य प्रकट अवस्था में है और क्रमशः निम्न से अधिक की ओर जाता है। पेड़ पौधों में जितना है उससे ज्यादा पशु पक्षियों में है, फिर उससे ज्यादा मनुष्यों में है।
और इसीलिए हेगेल कहते हैं कि मनुष्य में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो विकास क्रम में मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा उच्चतर स्थिति में है। तो जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त चैतन्य है उसकी सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हेगेल के अनुसार मनुष्य में होती है। अब याद रखिएगा कि यदि मान लीजिए मनुष्य में ईश्वर के चैतन्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति होती है तो फिर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य भी तो वैसा ही होना चाहिए ना। इसीलिए नीति शास्त्र में इन्होंने आत्मसिद्धि और आत्मपूर्णतावाद को अपना लक्ष्य माना। तो आत्मसिद्धि और आत्मपूर्णतावाद से तात्पर्य है अपने मूल स्वरूप में स्थित होना, और अपना मूल स्वरूप क्या है? वही परम निरपेक्ष चैतन्य तत्व। वहीं तक पहुंचना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, ये हेगेल के दर्शन में तो समझ में आनी चाहिए बात की। हमने क्या बात की कि हेगेल आत्मपूर्णतावादी है, बुद्धि को सर्वोत्तम महत्व देते हैं, कहते हैं कि सारे विकास की अवस्थाएं बुद्धि के नियंत्रण में ही होनी चाहिए। ठीक है, मनुष्य को विकास करना चाहिए ऐसा कहने का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य को ये स्वार्थी बना रहे हैं। इन्होंने स्वार्थ और परोपकार दोनों को सम्मिलित किया और ये माना कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं, स्वार्थमूलक और परोपकार मूलक, और इन स्वाभाविक प्रवृत्तियों में एक उचित समन्वय करना ये मनुष्य का दायित्व है। और इस समन्वय में सहयोग करने वाली जो चीज वह है बुद्धि। तो बुद्धि को सर्वोत्तम महत्व देने के कारण, चेतना को सर्वोत्तम महत्व देने के कारण इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भी यही निर्धारित किया, जिसको आत्मपूर्णतावाद या आत्मसिद्धि कहते हैं। फिर इन्होंने कहा कि विश्व, इनकी जो नीति मीमांसा अवधारणा है वो इनके तत्व मीमांसा अवधारणा पर आधारित है। तो हमने संक्षेप में तत्व मीमांसा अवधारणा की बात की, और तत्व मीमांसा अवधारणा में हमने कहा कि सृष्टि में एक ही मूल चैतन्य तत्व व्याप्त है, एक जो आध्यात्मिक सत्ता है जिसको इन्होंने निरपेक्ष चैतन्य तत्व कहा। और उस निरपेक्ष चैतन्य तत्व की अभिव्यक्ति सृष्टि में विभिन्न स्तरों पर होती है, जिनमें क्रमिक विकास दिखाई देता है। विभिन्न स्तरों पर होना और क्रमिक विकास दिखाई देना, निम्नतम से उच्चतम की ओर। तो जिनको हम जड़ पदार्थ कहते हैं उसमें भी वह चैतन्य तत्व व्याप्त है, लेकिन वहां वो अविकसित अवस्था में है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। और क्रमशः जब हम पेड़ पौधों, पशु पक्षी, मनुष्यों की ओर आगे बढ़ते हैं तो इस चैतन्य की अभिव्यक्ति और अधिक स्पष्ट होती जाती है। और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने चैतन्य तत्व को सर्वोत्तम अवस्था तक ले जाना, विकसित करना, और उस निरपेक्ष चैतन्य तत्व को प्राप्त करना जो संपूर्ण सृष्टि का मूल है। उसी को आत्मपूर्णतावाद कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि उस तत्व को प्राप्त कैसे किया जाए, उस विकास की अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। तो इसके लिए हेगेल ने अपनी एक प्रसिद्ध पद्धति दी जिसका नाम है द्वंद्वात्मक प्रणाली, डायलेक्टिक मेथड, जिस पर अपन कल बात करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।